हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। और आज जो है हम यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन देंगे जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा क्या है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका जो उसका नाम है वो आपको पता ही होगा, सेट्स है। ठीक है। अच्छा, ये सेट्स हमारे पास क्या होते हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भी डायरेक्टली चले जाते हैं इसके क्वेश्चंस पर। हाँ, मैं मानता हूं कि एक टाइम के लिए क्वेश्चंस इसके इजी है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने क्रिएट हो जाएगा जहां पर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। शर्त क्या है भाई, क्वेश्चन इजी भी है लेकिन आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आपका उस चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आपको वो ताकत मिलेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो किसी और को नहीं मिलता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रांग बनाइए और उसी को लेकर के आगे चलिए। तो सबसे पहले हम ये चीज़ थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेट होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, ये आपका सीबीएसई वाले देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक, और बाकी अदर स्टेट बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं। बाकी हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। और यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रहा हूँ मैं, तो इसमें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, समझने के लिए भी सही है। ठीक है, और मैं तो यही कहूँगा हमेशा के लिए कि जो मैथ है वो आप जो है इंग्लिश में करने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ये कभी भी हिंदी में नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको इंग्लिश में ही करना पड़ता है। ये जो लैंग्वेजेस आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं वो जो है इसको कन्वर्ट करके बनाया गया है और बहुत ही टिपिकल लगता है वहाँ पे। ठीक है, और आगे जब आप हायर मैथमेटिक्स में अगर जाना चाह रहे हैं तो आप अभी से मैथ को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो देखिए सेट पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो सेट हमारे पास क्या होता है? ठीक है, सेट हमारे पास क्या होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए हमने जो है इसके जो प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं ना, क्लास 9th में, क्लास 10th में, इनमें हम कुछ चीज़ें पढ़ा है जैसे नेचुरल नंबर है ना, रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये जितने भी नंबर्स हैं उसमें हमने कुछ नंबर्स देखे थे। उन सभी को मैं अगर कलेक्ट करके एक जगह पर लिख दूँ तो वो जो है हमारा क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये एक सेट है। किसका सेट है? नंबर्स का सेट है। ठीक, और हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ऑब्जेक्ट है उनको मैंने एक जगह पर लिख दिया है, चेयर और टेबल का सेट है। कोई एक जो है एक घर है और उस घर में जितने भी चेयर और टेबल्स है उन सभी के जो है एक सेट है। कैसे बनाएंगे? उस सभी को एक कलेक्ट कर देंगे। कलेक्ट करने पर जो हमारे पास सामने रिप्रेजेंट होकर रहेगा वो एक सेट हो जाएगा। ठीक, चलिए ये तो बात हो गई कि समझने के लिए आसान भाषा में, लेकिन इसको अगर हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करने से ही जो है क्या वो सेट बन जाएगा? कैसे? देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा पहले डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद जो है इस पर डिस्कशन करूंगा। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, सेट का क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब यहां पर बात आती है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है। ऑब्जेक्ट्स में बी लिविंग प्लस नॉन लिविंग थिंग। ये दोनों चीजें मिलकर के लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। आप इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी मटेरियल्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, एक्स वाई जेड। अब मेरे पास ये मार्कर्स है, मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, मोबाइल फोन है ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इंसान है वो भी आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक टाइम के लिए आप मान सकते हो। ठीक है ना, एनीबॉडी, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को मिला करके हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। जैसे मैंने चेयर टेबल का एग्जांपल दिया, वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो
यहां पर ऑब्जेक्ट का होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो इसमें समझने वाली चीज है, वेल डिफाइंड। ठीक है, कलेक्शन तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि भाई कलेक्शन से रिलेट है कि कलेक्ट कर लेना। कलेक्शन जो है, चलिए इसको भी मैं लिख देता हूं, कलेक्शन का मतलब होता है कलेक्ट करना। आया समझ? उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल डिफाइंड, अगर ये आपको समझ में आ गया ना तो भैया आपको जो है ये सेट का डेफिनेशन प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा। अब देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूं। इसको हम अगर हिंदी में बताएं तो इसको बोलते हैं सुपरिभाषित। ठीक है, सुपरिभाषित है, फिर वेल डिफाइंड कब होगा? देखिए मैं पर थोड़ा सा लिख देता हूं, द रिजल्ट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन। रिजल्ट का मतलब ये हो गया, जैसे कि मैं अगर बात करूं कि इंडियाज टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स। ठीक है, क्या लिखा है? इंडियाज टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स। ध्यान रखना इस चीज को। क्या कहा है इसमें? 10 इंडिया के 10 इंटेलिजेंट राइटर को हमें यहां पर लिखना है। चलिए अब मैं एक जो है सिचुएशन को क्रिएट करता हूं, और वो क्या है, आपके क्लास में से मैंने 2 बच्चों को जो है खड़ा कर दिया और उनसे मैंने पर्टिकुलर दोनों से सेम क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम बताओ कि इंडिया के टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स कौन कौन है। अब हो सकता है कि जो पहला जो स्टूडेंट है उससे मैंने क्वेश्चन किया तो वो कुछ 10 नाम बताया जो उसको बहुत अच्छा लगता है, जिनकी किताबें वो पढ़ा है, वो यही समझता है कि नहीं इनकी किताबें मैंने पढ़ा है और इनकी किताबें मैंने पढ़ा भी होगा, तो हो सकता है कि किसी को बुक पढ़ के अच्छा भी लगे। कोई राइटर ऐसा है जिसका बुक पढ़ के अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। यहाँ पर बात ये है। तो मान लीजिए कि पहला जो स्टूडेंट है, पहला जो बच्चा है, उसने जो है 20 किताबें पढ़ा है और उन 20 किताबों में से उसको 10 छांट छांट के ऐसा नाम जो है उसको पसंद आया तो उसने लिख दिया है, नाम लिख दिया है। फिर मैंने दूसरा वाला जो बच्चा है उससे मैंने ये क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि इंडिया टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स कौन है। यहां पर मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि भाई ये जो वेल डिफाइंड मैंने लिखा है और यहां पर लिखा है कि रिजल्ट शुड नॉट बी चेंज पर्सन टू पर्सन, वही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हो सकता है कि जो सेकंड वाला जो स्टूडेंट है, दूसरा वाला जो बच्चा है, उसने भी कोई ऐसे 20 to 30 बुक्स उसने पढ़ा है कुछ ऐसे राइटर्स के, और उनमें से उसको 10 लगा कि यही सबसे इंटेलिजेंट है। अब हुआ क्या है, हो सकता है कि दोनों का आंसर सेम हो, बट यहां पर चांसेस बहुत कम है कि उसने 30 बुक्स पढ़े, उसने 20 बुक्स पढ़े, 20 में से उसको 10 सही लगा और उन 30 में से उनको जो है 10 सही लगा। तो आंसर क्या है, जो रिजल्ट हमारे पास आउटकम निकल के आएगा, आउटकम क्या है भाई, जो मैं पूछ रहा हूं यही तो हमें चाहिए ना। हमें तो टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स की लिस्ट चाहिए, उस पहले बच्चे से भी चाहिए, उस दूसरे बच्चे से भी चाहिए। तो देखिए ये कुछ 10 नाम अलग बताएगा और दूसरा वाला जो बच्चा है वो भी 10 नाम हमें अलग बताएगा। तो यहां पर क्या हुआ, रिजल्ट जो हमारे पास आया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया है। अलग अलग 10 नाम इसने बताया, अलग अलग 10 नाम इसने बताया, तो हुआ कि नहीं चेंज। तो ऐसे केसेस में जो कलेक्शन होता है वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं हो सकता है। इस चीज का आप सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। वेल डिफाइंड का यही एक मीनिंग है। अब हम देखिए यहां पर हमने कह तो दिया है कि ये एक एग्जांपल हमने सेट किया था और इसके हेल्प से हमने ये कहा है कि जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन अगर मैं कर दूं तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक हम और एग्जांपल पर हम बात करते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन
10, मतलब 10 से छोटी हमें जो है नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना है। अब यहाँ पर वही दो सिचुएशन मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। एक स्टूडेंट है ए और दूसरा स्टूडेंट है आपका बी। इससे मैंने पूछा कि बताओ भी जो है ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से आपका क्या हो, लेस हो, यानी कि छोटा हो। तो इसने बताया कि जो है ऑड नंबर, सबसे पहले तो हमें वो सेग्रीगेट करना है कि ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं हमारे वो क्या है, ऑड नंबर्स हैं। इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर जो कि 2 से डिविजिबल ना हो वो सारे के सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। तो चलिए ए से मैंने पूछा तो इसने क्या बताया कि 1, 3, 5, 7, 9, 10 तो हो नहीं सकता है क्योंकि 10 से छोटा उन्होंने कहा है, क्वेश्चन में पहले से कह दिया कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। फिर इससे भी मैंने वही क्वेश्चन किया तो इसने भी बताया 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो देखिए इस वाले स्टूडेंट से और इस वाले स्टूडेंट ए से और स्टूडेंट बी से जो रिजल्ट हमें मिला है वो क्या चेंज है, क्या वो चेंज है, नहीं है। तो यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि ये जो है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। देखिए मैं यहां पर क्या क्या नंबर लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, 3 लिख सकता हूं, 7 लिख सकता हूं, 9 लिख सकता हूं कि नहीं। और यहां पर एक चीज और छूट रहा है, 5 लिख सकते हैं, यहां पर 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, और लेस देन 10 इन्होंने बोला है तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा और नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज़ का कलेक्शन है, ऑड नंबर्स का कलेक्शन है। ये सारे के सारे ऑड नंबर्स का कलेक्शन है जो कि आपके 10 से लेस है। तो ये आपका जो है वेल डिफाइंड है, क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो उसको हम जो है एक सेट बोल सकते हैं। क्यों, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, नंबर्स हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। कलेक्शन का मतलब है कि कलेक्ट करना। हमने क्या कलेक्ट किया है भाई, ऑड नेचुरल नंबर जो कि 10 से छोटा हो उनको हमने कलेक्ट किया है। वेल डिफाइंड है या नहीं है उसके लिए हमें ये देखना है कि क्या ये जो क्वेश्चन का रिजल्ट है, आंसर है, वो क्या पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या पर्सन टू पर्सन चेंज कर रहा है। अगर चेंज करता तो जैसे पहला वाला केस हमारे पास आया था, इंडिया टॉप 10 इंटेलिजेंट राइटर्स, दोनों ही पर्सन से अलग अलग जो है रिजल्ट निकल के आया था, तो ये वेल डिफाइंड नहीं था। इसीलिए राइटर्स के जो कलेक्शन होंगे, इंटेलिजेंट राइटर्स के कलेक्शन एक सेट नहीं हो सकता है। तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। यही चीज जो है बहुत लोग बताते नहीं है। टीचर्स मोस्टली क्या करते हैं, क्लास में आते हैं और डायरेक्टली इसका क्वेश्चन सॉल्व आउट करना सिखा देते हैं, बट ये तरीका नहीं है। आपको इस तरीके से सीखना पड़ेगा क्योंकि एक छोटा सा वर्ड है और उसके पीछे इतना सारा लॉजिक है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है एक सेट हो जाएगा, ठीक है। यही बात यहां पर ध्यान रखने वाली है। हम किसी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट तो कर देते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि जो है एक फैमिली है, एक होम है, एक घर है, उस घर के जितने भी चेयर और टेबल्स है उन सभी के जो है कलेक्शन है ना। तो कलेक्ट तो हम कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स के कलेक्ट तो हम कर सकते हैं, कलेक्शन तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऑब्जेक्ट के जो कलेक्शंस है वो हमारे सेट ही होंगे। आया समझ में, सेट ही होंगे। तो सेट होने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है कि वो आपके जो कलेक्शंस बन रहे हैं, जो कलेक्शन आप कर रहे हैं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। तभी यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आप ऑब्जेक्ट को एक एक करके कलेक्ट भी कर लोगे, लेकिन आप उसको सेट कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, वो आप ये वाला जो वर्ड है ये डिसाइड करता है। तो होप कि जो सेट का डेफिनेशन है वो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही हम जो है एक एक चीज अच्छी तरह से जो है डिस्कशन करेंगे, तभी आप लोगों को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे आप क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे। तो अब हमने सेट को तो सीख लिया है, लेकिन इसमें एक चीज है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट या फिर सेट्स, तो किसी जो सेट्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो चीज़ आप देखिए। देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी
अल्फाबेटिकली कैपिटल नंबर से हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ABCD XYZ ABC है ना, PQR, तो इन सारे तरीकों से इन सारे जो नाम हम दे सकते हैं कि एक सेट है एस है, एक सेट ए है, एक सेट बी है, उसको हम जो अल्फ़ाबेट से उनको कैपिटल लेटर्स में हम लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इस टाइप के करली ब्रैकेट के अंदर जो है सेपरेट कर दे, इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम जो है इस प्रकार के करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अच्छा, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो इसके अंदर जो लिखा जाता है, मान सकते हैं कि हमारे पास एक सेट हमारे पास ए है और उसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वो AEIOU है। तो ध्यान रखना, अगर हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की अगर बात कर रहे हैं तो अगर हमें सेट के नाम को लिखना है तो हम उसको कैपिटल लेटर से लिखेंगे, और इंग्लिश के अगर उसके अंदर के एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर लाई कर रहा है तो हम उसको जो है स्मॉल लेटर में लिख के रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला एग्जांपल जो कि इसके प्रीवियस में हमने किया था। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई एक ऑड नेचुरल नंबर है, इसको हम S से दिखा देते हैं और इसके अंदर क्या क्या आएगा, ऑड नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर में से वही ऑड नंबर आप कलेक्ट कर लीजिए 1 3 5 7 9। तो इसको हम एक ब्रैकेट में इस प्रकार से रख सकते हैं। तो होप कि आपको जो है सेट क्या होता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब वीडियो लेंथी नहीं करेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे और कल का जो लेक्चर होगा उसमें जो है सेट से रिलेटेड आगे जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं या फिर जितने भी टॉपिक है, आगे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। सो तब तक के लिए चैनल के साथ आप लोग जो है जुड़े रहें, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डेली यहाँ पर जो है वीडियोज़ अपलोड होंगे और आपका जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल सके और लास्ट में आप जो है 99% स्कोर कर सको। ठीक है, 99% स्कोर आप कर सको, तो यही हमारा मोटो है। तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना पड़ेगा और पढ़ाई को सही से करनी पड़ेगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें। ठीक है, और अगर हेल्पफुल लग रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बता दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।